हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में हमने लास्ट क्लास में ग्रेजुएशन का एक टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है दोस्तों उसको कंप्लीट कर लिया था। अब जो है दोस्तों मैं आप लोगों को उस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं जो 11-12 के जो आपका सिलेबस देखेंगे, मतलब आप सीनियर और सीनियर सेकेंडरी ग्रेड का देखेंगे उसमें भी है, और साथ ही साथ वही टॉपिक आपको जो है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में भी मिलने वाला है। और वो टॉपिक है दोस्तों आप लोगों का कौन सा, वेक्टर। तो वेक्टर जो टॉपिक दे रखा है ये तो दे रखा है आप लोगों के दोस्तों किसमें, सीनियर और सीनियर सेकेंडरी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर। और अगर आप जो देखेंगे तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर इसी का बड़ा रूप दे रखा है, यानी इसी के आगे का भाग दे रखा है। वो क्या है दोस्तों, आपके वेक्टर एनालिसिस दे रखा है या नहीं दे रखा। वेक्टर एनालिसिस का मतलब है आपके जो वेक्टर कैलकुलस है, यानी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती है, गॉस स्टोक्स थ्योरम क्या है, ग्रीन्स थ्योरम क्या है, ये सभी वेक्टर एनालिसिस के अंदर आते हैं। तो हमें जो है दोस्तों वेक्टर एनालिसिस पढ़ने के लिए पहले 12th का एक टॉपिक है वेक्टर, उसे समझना होगा। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं और आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों, और टॉपिक क्या है दोस्तों, तो टॉपिक है वेक्टर। तो आप टॉपिक डाल दीजिए वेक्टर। अब दोस्तों सबसे पहले वेक्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में आप लोगों के दोस्तों क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो ही, और मैग्नीट्यूड के साथ में अगर उसके पास डायरेक्शन भी है तो आप उसे क्या कहोगे दोस्तों, वेक्टर कहोगे। समझ में आ गई बात। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो आप उसे कहोगे क्या दोस्तों, वेक्टर। क्या इतना सही है? जी हाँ, इतना तो सही है। लेकिन जब आप गणित के अंदर आते हैं, जब आप मैथ्स के अंदर आते हैं, या जब फिजिक्स में बात करते हैं, तो हम इसमें जो है दोस्तों आप लोग जो है एक और चीज ऐड करेंगे, और वो है जब ये आपका ओबे करे, यानी कि फॉलो करता हो किसे, ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा के जो रूल है उनको ये अगर फॉलो करता है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये तीन चीजें जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दोस्तों आप लोगों के, ये कोई क्वांटिटी है, उसके ऊपर आप जब ऐसे एरो लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपके क्या, वेक्टर। क्या बन जाता है, वेक्टर। तो इसके अंदर जो ये एरो है दोस्तों, इस एरो के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो भाग है जहां इसका नुकीला भाग है या जो एरो हमें दिख रहा है, तो इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। या फिर जो है आप इसको आप क्या कह सकते हो, हेड कह सकते हो, यानी कि सिर कह सकते हो। और जो ये इसका पीछे का पॉइंट है, ये जो लास्ट आपका दिख रहा है, इस डॉट को आप कह सकते हो इनिशियल पॉइंट। क्या, इनिशियल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु जहां से ये शुरू होगा। या फिर आप इसको कह सकते हो टेल। क्या कह सकते हो, टेल। तो वेक्टर क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, साथ ही साथ वो वेक्टर अलजेब्रा के जो लॉ है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ, उनको फॉलो करता हो, तो आप उसे क्या कहोगे, वेक्टर कहोगे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके ऊपर आप एरो लगा करके उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। और जो ये एरो होता है इसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है हेड, एक भाग होता है इसका टेल। ठीक है,
समझ में आ गई बात। तो इसका जो हेड है वो क्या होगा दोस्तों, जो नुकीला भाग है उसे, और जो पीछे डॉट वाला भाग है उसे आप कहोगे टेल। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के नाम से भी आप इनको समझ सकते हो। ठीक, ये हो गया वेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं वेक्टर के अंदर दोस्तों कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स, जैसे कि आपका पहला वेक्टर आ जाता है जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, तो जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, हाँ, ये जीरो वेक्टर क्या है सर, तो जीरो वेक्टर का मतलब होता है दोस्तों, आप लिखिएगा अ वेक्टर हुज, यानी जिसका टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट्स कोइंसाइड। क्या, कोइंसाइड, यानी कि आपके जो है ऐसा वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो है वो एक ही हो, कोइंसाइड हो, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इट्स लेंथ, इट्स, एक सेकेंड, इट इज नहीं, इट्स लिख दो, तो आप लिखेंगे दैट इज इट्स लेंथ बी जीरो। क्या होगी, जीरो होगी। इट इज said to be जीरो वेक्टर। तब आप उसको जो है क्या कहोगे, जीरो वेक्टर कहोगे। किसको, अरे भाई जिसका आपके टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही हो, कोइंसाइड करता हो, और जिसकी लेंथ जो है जीरो हो, आप ऐसे वेक्टर को क्या कहोगे, जीरो वेक्टर कहोगे। और ये एक तरह से आइडेंटिटी वेक्टर होता है, यानी जीरो वेक्टर को आप अगर किसी वेक्टर में ऐड करते हैं, ठीक है, चाहे राइट साइड से ऐड करें, चाहे तो आप इसे लेफ्ट साइड से ऐड करें, दोनों ही बार वेक्टर का आंसर वापस से वेक्टर ही आ जाएगा। मतलब जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड करने पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो आपका ये जीरो वेक्टर है इसके पास में कौन सी डायरेक्शन होगी, तो हैज़ आर्बिट्री डायरेक्शन, यानी कि कहने का मतलब इसके पास वही डायरेक्शन हो जाएगी जो आप जिस वेक्टर के अंदर ऐड कर रहे हो, इसकी डायरेक्शन कोई पहले से जो है फिक्स नहीं होगी। समझ में आ गई बात, आर्बिट्री डायरेक्शन यानी कोई भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है, किसकी, जीरो वेक्टर की। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये था आपके जीरो वेक्टर। एक नेक्स्ट आ जाता है वेक्टर आपका कौन सा, यूनिट वेक्टर। अरे वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, सदिश। यूनिट वेक्टर का मतलब है इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश का मतलब क्या है दोस्तों, तो ये जो है आप इसके ऊपर कैप लगा देते हो, ऐसे तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे, तो आपको जो है क्या मिल जाएगा दोस्तों, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि आपका इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब जैसे आप देखो जनरल अगर मैथ्स की बात करें तो क्या होता है, 1 2 ऐसे, तो वैसे ही वेक्टर का जो एक होता है उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, एक को ही यूनिट वेक्टर कह सकते हैं वेक्टर के अंदर। और इसको जो है आप कैसे निकालेंगे, तो आप इसको निकालेंगे दोस्तों ए वेक्टर के अंदर डिवाइड कर दोगे, किसका, अरे उसी के मैग्नीट्यूड का, तो आप लोगों को मिल जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है ये आप लोगों के। चलिए तो अब जो है दोस्तों हम बात करते हैं आगे किसके बारे में, नेक्स्ट जो हमारा होता है टॉपिक इक्वल वेक्टर, यानी कि समान सदिश। ये क्या होते हैं, तो आप टॉपिक डालिए दोस्तों अब इक्वल वेक्टर, लिखिएगा इक्वल
वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब है समान सदिश। और कोई भी दो सदिश जो है बराबर कब होते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, वे दोनों वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के पास में मैग्नीट्यूड क्या हो, अरे मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोनों के दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम हो। क्या, डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ऐसे वेक्टर को आप क्या कहोगे, इक्वल वेक्टर कह दोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये जो है आप लिख लीजिए पॉइंट। चलिए, तो आप लिखेंगे इसके अंदर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर said to be equal if they have same magnitude and same direction and it represent a physical क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? यानी कि इक्वल वेक्टर्स उनको कहोगे जो दो वेक्टर्स है आपके पास में, उन दोनों वेक्टर्स का आपके पास में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, और वे जो है एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। उनको आप जो है दोस्तों क्या कह दोगे, अरे क्या कह दोगे, उनको आप जो है इक्वल वेक्टर कह दोगे। चलिए, अब एक नेक्स्ट आपकी टर्म आती है, कौन सी दोस्तों, तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है कोलिनियर वेक्टर। अब ये जो है दोस्तों थ्योरी इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि हमें जब तक यही नहीं पता कोलिनियर क्या है, इक्वल वेक्टर कब होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें पहले इन चीज़ों को समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए, फिर ये सब चीजें कहाँ काम आएगी, ग्रेजुएशन वाला टॉपिक जो है वेक्टर कैलकुलस, उसको करने में। तो टू वेक्टर्स आर said to be collinear. Two vectors are said to be collinear if their directed line segment are parallel with respect their direction, या फिर हम ये कह सकते हैं पैरेलल टू देयर डायरेक्शन। ठीक है, तो दो वेक्टर्स जो है आप कोलिनियर कब कहलाएंगे, इफ देयर या फिर आप यह लिख सकते हैं इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि उनका जो आपका लाइन सेगमेंट है दोस्तों वो डायरेक्टेड हो किस तरफ, आपके पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक है, पैरेलल रेस्पेक्ट देयर डायरेक्शन, पैरेलल विथ रेस्पेक्ट देयर डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब है आपके पास में सपोज करिए 2 या 3 या 4 आपको वेक्टर दे दिए गए, वो वेक्टर्स जो है कोलिनियर तब होंगे जब उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो दोस्तों, एक दूसरे के पैरेलल हो। अगर वो पैरेलल डायरेक्शन में है तो आप उनको कह दोगे क्या, कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपके पास
एक जो है ये वेक्टर है, कौन सा, ये है आपका ए वेक्टर। ऐसे ही आपके पास में ये है एक आपका बी वेक्टर, ऐसे ही ये है एक आपका सी वेक्टर। ठीक है, तो ये देखो तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगे। और पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों के तीनों वेक्टर्स आर कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर है बात। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर पैरेलल विद रेस्पेक्ट देयर डायरेक्शन, यानी कि वो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अपनी डायरेक्शन के सापेक्ष एक दूसरे के क्या हो दोस्तों, पैरेलल हो, तो आप उसको जो है क्या कह दोगे, कोलिनियर वेक्टर्स कह दोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात। ठीक है, चलिए अब जो है दोस्तों मैं आपको एक और इसके रिलेटेड बात बता देता हूं कि आपके दो नॉन जीरो वेक्टर आपने लिए, क्या करा, दो नॉन जीरो वेक्टर्स आपने ले लिए, ए और बी मान लो। ठीक, अब ए और बी दो वेक्टर आपने ले लिए, तो आप जो है किसी एक वेक्टर को इनका मल्टीपल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मल्टीपल लिख सकते हो। समझ में आ गई बात। मतलब आप जो है देखिए ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट करके आप ये लिख सकते हो कि ए वेक्टर इक्वल टू आप के ऑफ बी वेक्टर, के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, आप ए वेक्टर को लिख सकते हो। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, केवल और केवल दोस्तों जो है एक नंबर, रियल नंबर है कोई, उसका कर दिया मल्टीप्लाई। तो आपको बता दूं दोस्तों कि a बराबर के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, इसका मतलब उसकी केवल लेंथ चेंज होगी, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है। तो उसकी लेंथ अगर बढ़ रही है केवल और डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के, अरे भाई क्या हो गए, कोलिनियर हो गए या नहीं हो गए, हो गए। तो आप दो नॉन जीरो वेक्टर्स ए और बी को कोलिनियर लिख सकते हो। कब, जब ऐसा दे रखा हो, अगर के टाइम्स है, एन टाइम्स है, कितने भी टाइम्स बढ़ा दिया जाए तब भी वो कोलिनियर रहते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अब बात करते हैं, अगर आपके पास ए और बी दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, तो आप लोगों के दोस्तों जो है ऑब्वियस सी बात है कि जो के होगा आपका वो क्या नहीं हो सकता दोस्तों, अरे भाई ये जो के है आप लोगों के, ये क्या नहीं होना चाहिए, ये बताइए मुझे। तो जो आपका के है दोस्तों वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। देखिए मैं समझाता हूं आपको कैसे। तो a बराबर के ऑफ बी वेक्टर है, तब तो आप उसको क्या कहोगे दोस्तों, कोलिनियर है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास, ये तो हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आपके पास में कि आपको दे दिया गया x टाइम ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, एक सेकेंड, y टाइम्स ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको जो है दोस्तों ये कब कोलिनियर हो सकते हैं, ये नॉन कोलिनियर वेक्टर कब हो सकते हैं, जब आपका x और y दोनों के दोनों क्या हो जाए, 0। अगर इन दोनों में से एक भी वेक्टर आपका x या y में से कोई भी एक 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आप मान लेते हैं लेट x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो आप a वेक्टर इक्वल टू क्या लिख दोगे, तो आप लिख दोगे माइनस वाई अपॉन में x टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और ये तो एक कुछ नंबर ही देगा, मल्टीपल आ गया तो इसको आप k मान सकते हो। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, a बराबर k इंटू बी वेक्टर। तो यहां से क्लियर हो गया आपके कि a बराबर k भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। अब अगर ये कोलिनियर है दोस्तों, तो आप लोगों के अगर ऐसी इक्वेशन दे दी जाए x प्लस ए वाई, ऐसे 3-4 वेक्टर दे दिए जाए, तो ऑब्वियस ही बात है जो उनके मल्टीपल्स है उन सभी का 0 होना पड़ेगा। अगर उनमें से एक भी 0 नहीं बना,
एक भी जीरो नहीं बना तो फिर वो जो है दोस्तों आपके कोलिनियर वेक्टर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? अरे सॉरी, कोलिनियर वेक्टर बन जाएंगे, लेकिन कोलिनियर वेक्टर नहीं होने के लिए ऑब्वियस ही बात है दोस्तों आपके जो भी उनके मल्टीपल है उन सभी का जीरो होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि आपके जो है पोजीशन वेक्टर की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है। तो अब आप लिखेंगे आगे नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब केवल और केवल दोस्तों इतना है कि आपके पास में कोई भी एक वेक्टर होगा जिसको आप जो है दो बिंदुओं में लिख सकते हैं। ये इसको आप क्या लिख सकते हो? ओपी लिख सकते हैं। तो ये जो ओ से पी है इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ओपी वेक्टर। तो ये बस ओपी जो है यही है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, रिलेटिव टू पी, सॉरी ओ, रिलेटिव टू ओ। तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। अरे कहने का मतलब केवल इतना सा है दोस्तों, जैसे हम अगर जो है किसी भी बिंदु को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक्स और वाई उसके जो दो बिंदु होते हैं उनको बता देते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से हमें पता चल जाता है कि वो जो है दोस्तों क्या है आपका, उसका स्थिति कहाँ पर है। तो वैसे ही अगर आपको जो है वेक्टर के अंदर किसी भी बिंदु की स्थिति पता लगानी है तो आप क्या करोगे, उसका पोजीशन वेक्टर देखोगे। समझ में आ गई बात? तो उसके पोजीशन वेक्टर से जो है फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे की और। तो नेक्स्ट आपके दोस्तों जो आता है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के क्या दोस्तों, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड ऑफ वेक्टर। यानी कि आप लोगों को जो है एक्स वाई जेड का जो पूरा एक सिस्टम दे दिया जाए और उस सिस्टम में आपको जो है किसी भी बिंदु का पोजीशन वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे, उसके बारे में अब जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। तो आप लिखिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीवी यानी पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट, किसके सापेक्ष, यानी विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्थो नॉर्मल ट्राइड, यानी कि 3xyz ट्राइड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों आप लोगों के पास में सपोज करिए क्या आ गया, एक तो XYZ कोऑर्डिनेट का पूरा ऐसा सिस्टम दे दिया सपोज करिए। ठीक है, ये दे दिया गया तो आपका जो है ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। ठीक है, अब इसमें ये कहीं पर बिंदु है ये P, तो इसके कुछ निर्देशांक होंगे भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स तो होंगे और वो कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए है X, Y और Z। क्या है कोऑर्डिनेट्स? X, Y, Z। तो इस P बिंदु को अगर मुझे जो है क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है पोजीशन वेक्टर के सापेक्ष, तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और पोजीशन वेक्टर P का जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, X I कैप। आप क्या लगा दोगे, देखो X के लिए I कैप यूज किया जाता है, Y के लिए J कैप और आपके Z के लिए K कैप। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, बस यूज कर लोगे मल्टीप्लाई में, X के लिए X I कैप प्लस Y के लिए Y J कैप प्लस Z के लिए Z K कैप। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो आपको अगर जो है 3D के अंदर किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करना हो या किसी भी वेक्टर का आपसे सदिश पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश पूछा जाए तो आप क्या करोगे, स्थिति सदिश पूछा जा रहा है तो
उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में उसको लिख दोगे। समझ में आ गई बात, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो नेक्स्ट आपके आ जाता है अब सेक्शन फॉर्मूला, जो आप लोगों ने नॉर्मल जो आपका 2D होता है उसके अंदर भी पढ़ रखा है। तो सेक्शन फॉर्मूला, अब आपने सेक्शन फॉर्मूला में भी दोस्तों दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक होता है आप लोगों के कौन सा, तो एक होता है इंटरनल डिवीजन। पहला कौन सा होगा? इंटरनल डिवीजन। ठीक है, और सेकंड होता है आप लोगों के एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, चलिए, तो एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब है आपका जो बिंदु होगा वो उस लाइन को अंदर की ओर से डिवाइड कर रहा होगा, मतलब वो बिंदु जो है अंदर उस लाइन के अंदर कहीं होगा। लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है कि वो बिंदु बाहर की ओर स्थित होगा, उन दो बिंदुओं के बीच नहीं होगा जिनसे आप जो है डिवाइड रेशियो निकालना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए, तो अब हम सीखते हैं पहले इंटरनल डिवीजन के बारे में। तो लिखिएगा आप इंटरनल डिवीजन के बारे में, टॉपिक डालिए इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, अब इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है? तो इंटरनल डिवीजन का मतलब है दोस्तों, आप लोगों के पास में सपोज करिए ये कोई एक वेक्टर दे दिया ए। ठीक है, ये तो है इसका ए पोजीशन वेक्टर, और इधर आपको बी वेक्टर दिया जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया जाएगा वो है बी, और इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पी बिंदु है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर, और ये जो है पी बिंदु इसको m⁴n में डिवाइड कर रहा है। तो आप लोगों को यहाँ r पोजीशन वेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ए से p अपॉन में पी बी। ठीक है, इसका रेशियो कितना है? ए पी के रेशियो कितना आ रहा है m, और पी बी का रेशियो कितना आ रहा है n। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के क्या, n टाइम्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू m टाइप्स ऑफ पी बी। ठीक है, और ये जो ए पी है ये तो भाई देखो एक वेक्टर है और पी बी भी एक वेक्टर है, तो इनके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दो। और ए पी को जो है आप क्या लिख सकते हो, तो ए पी को हम लिखेंगे इस पोजीशन, देखो अगर इन दोनों के बीच में आपको दूरी निकालनी है तो आप क्या करते हो, इस बिंदु में से इसको घटा देते हो। तो ऐसे ही यहाँ भी आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से आप ए पोजीशन वेक्टर घटा दोगे, इक्वल टू हो जाएगा m गुणा, आप इधर भी वही कर दोगे क्या, अरे बी पोजीशन वेक्टर माइनस आर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब इनका कर दो मल्टीप्लाई। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे और कॉमन लोगे तो m इंटू एन आर पोजीशन वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा m बी पोजीशन वेक्टर प्लस n ए पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी जो बिंदु इनको इंटरनल डिवीजन करवा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, m टाइप्स ऑफ बी वेक्टर n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर अपॉन में उन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका टोटल। समझ में आ गई बात? तो ये हुआ आपका इंटरनल डिवीजन का पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट इनको इंटरनल डिवीजन कर रहा है ना उसका पोजीशन वेक्टर। क्लियर है आपके? और अगर ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है ये क्या बन जाए, मिड पॉइंट, यानी कि P इज मिड पॉइंट। अब अगर ये दोस्तों मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है आपका बंद हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में 2, क्योंकि
m और n की वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी, तो 1 1 हो जाएगी। आप 1 पुट कर दीजिए दोनों जगह, m की वैल्यू भी 1, n की वैल्यू भी 1। तो m की वैल्यू 1 पुट करते ही क्या बन रहा है दोस्तों हमारे, अरे m की वैल्यू 1 पुट करते ही क्या बन जाएगा, m की वैल्यू 1 पुट करते ही b वेक्टर और इधर a वेक्टर, तो a प्लस बी वेक्टर अपॉन में m प्लस n। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, इसमें किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे, और वो है आपका एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। और आप लोग जो है दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो है दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक लगातार क्लास चलाते हैं, और सैटरडे संडे जो है आपको रिवीजन का टाइम दे रहे हैं। तो इस बार सैटरडे संडे को मैं बहुत ही बड़ा एक मैराथन क्लास स्टार्ट करूंगा, और इस वेक्टर टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का सोच रहा हूं। बस आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रखना, तो मैं 5 से 6 घंटे का एक बड़ा वीडियो ला करके इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, धन्यवाद।